गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 18 से डिस्कशन करेंगे। 17 कल तक हो गया था। मैच द फॉलोइंग है, इसमें 3 ऑप्शंस लेफ्ट में है, 3 ऑप्शंस राइट में है। ये क्वेश्चन सीवेज सब टॉपिक और टॉपिक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से है और बहुत बेसिक चीजें हैं, जैसे स्टॉर्म वाटर इनलेट्स। इनलेट अगर लिखा हुआ है तो उसके बेसिस पे यहाँ डेफिनेशन हम सर्च करेंगे। प्रोवाइडेड टू एडमिट द सरफेस रन ऑफ टू सीवर्स। तो जो स्टॉर्म वाटर है वो सरफेस रन ऑफ टू सीवर के लिए इनलेट प्रोवाइड किया जाता है। ये पहले से ही कनेक्ट होगा। कैच बेसिन जो होती है वो जो हैवी डेब्रिस प्रेजेंट होता है उसको स्टॉप करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो ये स्टॉर्म वाटर में ही प्रेजेंट रहता है जो हैवी डेब्रिस, उसको स्टॉप करने के लिए। तो प्रोवाइडेड टू स्टॉप द एंट्री ऑफ हैवी डेब्रिस प्रेजेंट इन द स्टॉर्म वाटर इनटू सीवर, तो कैच बेसिन लगाई जाती है। इसके अलावा जो फ्लशिंग मैन होल्स होते हैं वो हेड ऑफ द सीवर पे होते हैं। तो बहुत इजी था, मतलब कि जो फ्लशिंग मैन होल है तो वो हेड ऑफ द सीवर ही लगेगा। अगर 3 का बी आप वहां कनेक्ट करते तो आपको 2 ऑप्शन मिलते। जनरली बहुत सिंपल होगा तो आपको 4 ऑप्शन या 2 ऑप्शन मिलेगा, इतना तो आप मान के चलिए। बहुत ही रेयर केस में होगा कि बहुत सिंपल से पूरा मैच द कॉलम लग जाए। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते, लेकिन अगर कैच बेसिन को थोड़ा बहुत याद रखते हैं तो आपको फिर एक ऑप्शन सी पार्ट मिल जाता। इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स लेवल्ड एज assertion A and region R. Copper sulfate CuSO4 should not be used for control of aquatic weeds. Aquatic weeds का मतलब होता है जलीय जो आपके खरपतवार होते हैं उनको बोलते हैं एक्वेटिक वीड्स। उनको कंट्रोल करने के लिए कॉपर सल्फेट नहीं यूज होता है, हर्बिसाइड्स यूज होता है। हर्बिसाइड्स जो होते हैं वो एक्वेटिक वीड्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, बहुत खरपतवार पौधों की जो जलीय खरपतवार होती है उनको कंट्रोल करने के लिए हर्बिसाइड्स यूज किया जाता है। कॉपर सल्फेट्स यूज किया जाता है एल्गी के लिए। और बेसिकली अगर सही से समझें तो सल्फर और कॉपर का जो रिएक्शन होता है तो ये आर्टिफिशियल एक तरीके का कंपाउंड क्रिएट होता है कॉपर सल्फेट, जिसका बेसिक जो पर्पज होता है ये टॉक्सिक होता है। ये सबको मार देता है, बैक्टीरिया को भी मार देता है, प्लांट्स तक को मार देता है। अगर प्लांट्स मरे तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी हो गई, और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी हो गई तो फिश का जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो है कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द वेजिटेशन विल एश्योरली किल एनी फिश प्रेजेंट इन वाटर। वो टेक्निकली वो प्लांट मरते हैं, उन प्लांट मरने से फिश मरती हैं, वो डायरेक्टली फिश को नहीं मारते हैं। फिश मरती हैं कमी से, डीओ की कमी से मरती हैं। तो ये दोनों अपने आप में सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ये क्वेश्चन जो उठाया गया है ये DSSB 2017 से उठाया गया है। क्वेश्चन आया कब है? 2023 में। और 2017 में ये एजर्सन भी था, रीजन भी था। बस इस लाइन में एक एक्स्ट्रा लाइन और लिखी हुई थी कि परमिसिबल लिमिट वाटर में एक्सीड कर जाती है कॉपर सल्फेट की। अगर परमिसिबल लिमिट से ज्यादा कॉपर सल्फेट एक्सीड कर जाता है तो ये समस्याएं अकर करना शुरू हो जाती हैं, आपकी वेजिटेशन और फिश किलिंग। तो एक लिमिट है जितने के बाद ये इसकी टॉक्सिसिटी जो है बढ़ने लगती है। तो ये लाइन उसमें और इंक्लूडेड थी, वो इन्होंने यहाँ हटाकर ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ पार्टिकल बोर्ड्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। जब भी आपके ये क्वेश्चन आते हैं तो इनका सोर्स क्या है, कि इनको कैसे कंप्लीट करें। पार्टिकल बोर्ड हुआ, प्लाईवुड हुआ, टिम्बर हुआ, भैया बिल्डिंग मटेरियल में ऐसे अभी 100 और क्वेश्चन बन सकते हैं IS कोड से। इतना मतलब कंटेंट है सिविल इंजीनियरिंग में। 2 सेक्शन में क्वेश्चन आपको हमेशा नहीं मिलते रहेंगे, एक कंक्रीट टेक्नोलॉजी में और एक बिल्डिंग मटेरियल के वुड वाले सेक्शन में नए क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। IS कोड बहुत बड़ा है तो इसका कोई सर्टेन लॉजिक नहीं है। जो मुझे लगता है, अगर SSC JEE के एस्पेक्ट में बात करें, अलग अलग एग्जाम है, AE में अलग पूछा जाता है, ES में अलग पूछा जाता है। SSC JEE के एस्पेक्ट में चूंकि ये क्वेश्चन जो दिया है ये DDA JEE से उठाया है, तो इन्होंने तो इस बार जो पेपर बनाया था, चूंकि पैटर्न चेंज था तो शायद इन्होंने रिसर्च करने की बजाय DDA JEE, DSSB JEE और आपके JKSSB JEE से ही पूरे 100 क्वेश्चन बना दिए हैं मेरे हिसाब से। और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि रिपीट होगा। तो हो सकता है नया माइंड लगाएं, और नया माइंड लगाएंगे तो वहीं पे घूम पर पहुंच जाएंगे ESE प्री और गेट के थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। या अगर और नया माइंड लगाएंगे तो हो सकता है कि जिस सेंस में DDA JEE पेपर बनाता है उस तरीके की रिसर्च करें। तो ये 2-3 पॉसिबिलिटी निकलती हैं। फिलहाल हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसमें आपको एक IS कोड 31291985 दिया है, जो कि पार्टिकल बोर्ड में अलग अलग टाइप के पार्टिकल बोर्ड है। एक इंसुलेशन पार्टिकल बोर्ड है, लो डेंसिटी पार्टिकल बोर्ड है,
और आपका हाई डेंसिटी पार्टिकल बोर्ड है, सबकी थिकनेस मिनिमम और मैक्सिमम डिफाइंड है इस आईएस कोड में, लेंथ डिफाइंड है, विड्थ डिफाइंड है, इतना डाटा कैसे याद करोगे? तभी मैं कहता हूं कि 100 में से 15, 12, 10, मिनिमम 10, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन छोड़ने लायक हैं, तब जब आपके अदर 85 में ठीक ठाक ताकतवर एक्यूरेसी है। और अगर 50 ही आ रहे हैं, 50 नहीं आ रहे तो फिर गैस ही लगाओगे, क्योंकि ऑलरेडी नॉट क्वालिफाइड जोन में हो जाओगे। और ये नहीं आने का सीन तभी क्रिएट होगा जब आपकी रिगरस स्टडी नहीं होगी। रिगरस का मतलब हर क्वेश्चन पे ठीक ठाक स्तर पे समय का इन्वेस्टमेंट। तो ये क्वेश्चन जो है, इसमें जो पहला है कि मैक्सिमम थिकनेस लो डेंसिटी पार्टिकल बोर्ड की कितनी है, तो 50 mm, ये सही है। और मैक्सिमम थिकनेस इंसुलेशन पार्टिकल बोर्ड की कितनी है, वो भी 50 mm होती है, ये गलत है। इसके अलावा मैक्सिमम थिकनेस, इसमें इंडिविजुअल क्वेश्चन अदर स्टेट जेई में पूछा गया है, इंसुलेशन पार्टिकल बोर्ड की लेंथ कितनी मैक्सिमम होती है, तो वो 3650 होती है। और विड्थ कितनी होती है, तो वो 1800 mm होती है। ये वैल्यूज और होती हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपका एक सही है और स्टेटमेंट बी आपका इनकरेक्ट है, जहां पे 50 mm होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जो कि आपका हाईवे से है, रोड टाइप दिया है, मिनिमम रोड वे विड्थ दी है, और किसके करस्पॉन्डिंग्स पूछा है, माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन। दो क्लासिफिकेशन है कोडल प्रोविजन के हिसाब से, एक रोलिंग एंड प्लेन टेरेन है, दूसरा माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन है। जो आपके रोड है वो नेशनल और स्टेट हाईवे के लिए वैल्यू सेम रहती है, जबकि एमडी, ओडी और वी, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, एमडीआर, ओडीआर और वीआर, इनके लिए अलग अलग रहती है। स्पेसिफिकली सिंगल लेन की बात करें, और डबल लेन में यही जस्ट डबल हो जाएगी। तो सिंगल लेन में मिनिमम रोड विड्थ मेजर डिस्ट्रिक्ट और अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए 4.75 होती है। यहाँ पे इन्होंने 5.75 मेंशन किया है, करेक्ट होगा 4.75। तो ये गलत मेंशन किया है, यानी कि केवल और केवल 2 और 3 सही हैं, तो आंसर ये हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसमें 4 कर दूं, कैटेगराइज कर दूं, और यहाँ पे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे लिख दूं, और एक यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट कर दूं, कुछ भी, सपोज 6 मीटर, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कितना होता है, ये आपका 7.5 होता है। कहीं कहीं आपको 6.5 से 8.5 लिखा मिलेगा, 6.5 से 8 लिखा होगा, लेकिन ऑन एवरेज कंसीडर किया जाता है तो ये 7.5 मीटर होता है। अब इसी क्वेश्चन से अगर मैं नया क्वेश्चन बनाना चाहूँ कि मुझे इसी फॉर्मेट में एक नया क्वेश्चन बनाना है, तो मैं एक ऑब्जेक्टिव भी बना सकता हूँ। मैं ये पूछ सकता हूँ कि ये माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपका प्लेन और रोलिंग टेरेन की। उस कंडीशन में हमें नेशनल और स्टेट हाईवे की वैल्यू बता दीजिए। उस कंडीशन में नेशनल और स्टेट हाईवे की वैल्यू 12 होती है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। अब मैं उसी में से ये 3 कैटेगराइज करके रख देता हूं। मैं नेशनल और स्टेट हाईवे की बात नहीं कर रहा हूं। जो क्वेश्चन आपके सामने है उसमें से केवल मैंने ऊपर जो क्वेश्चन मेंशन किया है, जहां पे माउंटेनियस और स्टीप टेरेन है, वहां पे रोलिंग और प्लेन टेरेन लिख दिया है, और इधर आपके ये वैल्यू बदल देते हैं। 5.75 को कर देते हैं 7.5, 7.5 कर देते हैं, यहाँ पे 7.5 कर देते हैं, और यहाँ पे 4.75 कर देते हैं, और आपसे पूछते हैं कि क्या सही है, तो ये तीनों सही है। यहाँ पे 7.5 से 9 कहीं कहीं लिखा मिलेगा, 7 to 9 करके लिखा मिलेगा, बट एवरेज में 7.5, 7.5 और 4.75 ये कंसीडर किया जाता है, और वहां पे 12 कंसीडर किया जाता है जब नेशनल और स्टेट हाईवे। तो इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन से रिलेट करके ये चीज हो जाती है। ऑल्दो इट्स वेरी लीस्ट पॉसिबिलिटी की ऐसा क्वेश्चन रिपीट होगा, बट वन लाइनर क्वेश्चन बहुत इजीली बन सकता है। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है उसमें उसने WCB और QB को मेंशन किया है। देखिए, होल सर्किल बीरिंग और क्वाड्रेटल बीरिंग में जो मेन फर्क है वो तो आप इतना तो जानते हैं कि क्वाड्रेटल बीरिंग को हम 0 से 90 के बीच ही रखते हैं, साइड और डायमेंशन भी मेंशन करते हैं कि किस डायरेक्शन से है, डायरेक्शन भी मेंशन करते हैं। तो इसमें अगर आपको गलत नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन दोबारा आता है, तो याद रखिए कि अगर 270 से 360 है तो यानी 270 से 360 है तो NW होता है। क्या होता है? NW होता है। और 270 से 360 ये है तो NW कहाँ है? यहाँ पे डाटा का मैटर नहीं है, आपको घटाने जोड़ने में वही मिलेगा, जो भी निकलेगा वही मिलेगा। 360 में घटाइएगा तो कितना आएगा? 35-30 ही आएगा। तो डाटा में कहीं भी आपको गड़बड़ी नहीं मिलेगी। तो डाटा का प्रश्न ही नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ इतना पूछ रहा है कि कन्वर्ट करना आता है आपको। अगर आप देखेंगे तो 270, 0 से 90 यहाँ पड़ेगा, 90 से 180 ये इधर जाएगा। लेकिन जो काउंटिंग करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से, उसमें NW आता है आपका चौथे में, और ये NS होता है और ये EW होता है। तो इस तरीके से ये चौथा जब पड़ेगा
तो एन डब्ल्यू पड़ेगा, और एन डब्ल्यू जब पड़ेगा तो आंसर यस का 2 हो जाएगा। तो यस का 2 केवल ए ऑप्शन में है, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा अगर जल्दी करना है। बाकी आप डब्ल्यूसी भी जानते हैं, 0 to 360 हम जाते हैं, और उसी हिसाब से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। 0 to 360 हम कैसे पहुंचे, ठीक है, तो वो आसानी से आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। इसके बाद 23 क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं। बहुत अच्छा न्यू क्वेश्चन है, मुझे तो नहीं ये मिला कहां से उठाया गया, बिल्कुल नया लग रहा। क्यू स्टेटमेंट यहां से शुरुआत है। जो शियर स्ट्रेंथ टेस्ट पीस की है नेचुरल बिल्डिंग स्टोन में, वो W/2A है। अब ऐसे क्वेश्चन में 2 चीजें मैटर करती हैं, या तो छोड़ दीजिए और या तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। जब आप पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको ये फील आएगा शियर स्ट्रेंथ का मतलब एक तरीके से टेक्निकली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे लोड दे ही दिया है, यहाँ पे एरिया दे ही दिया है, तो गलत कोई डेफिनेशन नहीं दे रहा, लॉजिकल है। बाई 2 लगा है तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन या तो एरिया का या तो लोड का ऐसा है कि बाई 2 टर्म आ गया है, ये भी ठीक बात है। अब स्टेटमेंट 2 जो लिखा है उसमें लिखा है फॉर टेस्टिंग द ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन एज पर IS कोड द ड्यूरेबिलिटी वैल्यू ऑफ द स्टोन शैल बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज एज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन। हल्के तौर पर पढ़ेंगे तो आपको कुछ फील नहीं होगा, अगर थोड़ा सा डायरेक्शन ध्यान देंगे तो इन द वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन किस परसेंटेज जो चेंज होगा वो एक्सप्रेस करेगा ड्यूरेबिलिटी वैल्यू। लेकिन जो फार्मूला मेंशन कर रहा है, जिस टेस्ट के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है, वहां तो शियर स्ट्रेंथ में वॉल्यूम की तो कोई बात हो नहीं रही है, ना कोई लेंथ की बात होगी, और स्टोन से वॉल्यूम कनेक्टिविटी फील नहीं कराता है, स्टोन का वेट होता है, और यहाँ वेट से रिलेटेड फार्मूला भी है। तो टेक्निकली ये वॉल्यूम की जगह वेट होगा, तब ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे केवल P ओनली करेक्ट होगा। तो इस तरीके का भी थॉट प्रोसेस आपको वहां पे क्वेश्चन का किस सिलेबस से मेंशनिंग है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के जो रीजन स्टेटमेंट या दिए हैं वो आपस में लिंक करने की संभावना में कहीं बुरी तरह से फेल तो नहीं हो रहे हैं। तो ये बुरी तरह से फेल हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन यहाँ मैटर नहीं करेगा, वेट ऑफ स्पेसिमेन मैटर करेगा। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। इसके बाद 24 क्वेश्चन है, सर्वेइंग से रिलेटेड है। लैटिट्यूड ऑफ ए सर्वे लाइन इज डिफाइंड एज इट्स कोऑर्डिनेट लेंथ मेजर्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर एंड एज्यूम्ड मेरिडियन डायरेक्शन। लैटिट्यूड NS डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ये EW डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है डिपार्चर आपका। ये लैटिट्यूड इसको रिप्रेजेंट करता है और EW को ये करता है। जो मेरिडियन डायरेक्शन एज्यूम की जाती है वो NS होती है, तो जो डिपार्चर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये लैटिट्यूड नहीं डिफाइन होगा, डिपार्चर डिफाइन होगा, और लैटिट्यूड पैरेलल आएगा, अलोंग द मेरिडियन लाइन आएगा। तो ये बात तो हो गई कि स्टेटमेंट ए आपका गलत है। स्टेटमेंट ए आपका गलत है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि वो लैटिट्यूड की जगह वहां पे क्या होगा, डिपार्चर होगा। तो स्टेटमेंट गलत। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा था टाइप ऑफ लेवलिंग इन विच लेवल्स आर टेकन ऑन ईच साइड ऑफ ए मेन लाइन एट राइट एंगल्स टू दैट लाइन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन ए वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड इज कॉल्ड डिफरेंशियल लेवलिंग। डिफरेंशियल लेवलिंग में चाहे हॉरिजॉन्टल पोजीशन सेम हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ हॉरिजॉन्टल पोजीशंस, उनका जो एलिवेशन है उसमें जो डिफरेंस है वो काउंट किया जाता है। वो इसमें कहीं बात नहीं लिखी है। ये क्रॉस सेक्शन लेवलिंग की डेफिनेशन लिखी है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। लेवलिंग में आप जो मेन टाइप है वो क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग है, डिफरेंशियल लेवलिंग है। ये प्रकार की लेवलिंग प्रोफाइल लेवलिंग है। इस तरीके की 4-5 लेवलिंग होती है, उनकी डेफिनेशन। अब आप यहां से ये पकड़िएगा, जितने क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं आप उठाइएगा पिछले से पिछले साल का प्रीवियस ईयर, ठीक है, और पूरी सर्वे देख जाइए, तो आपको लैटिट्यूड की भी डेफिनेशन मिलेगी, टाइप्स ऑफ लेवलिंग की भी डेफिनेशन मिलेगी, क्रॉस सेक्शन लेवलिंग की भी डेफिनेशन मिलेगी। और आप एक चीज रियलाइज करिए कि 100 में से 40 क्वेश्चन जो बने हुए हैं उनकी प्रॉपर लिंकेज आपके जो रिटन वाला क्वेश्चन पेपर होता था मेंस का, उसका ठीक ठाक हिस्सा है। अब आप फील करिएगा, कई जगह आपको डिफरेंशिएशन डेफिनेशन का पूछ रहा है, कई जगह फंडामेंटल बेसिक डेफिनेशन पूछ रहा है। तो आपकी प्रिपरेशन में जो रिटन वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके थ्रू होकर अगर आप जाते हैं तो ये समझ लीजिए 5 नंबर 10 नंबर और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ना तो एक करेक्ट है ना तो 2 करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है उसमें एजर्सन रीजन है। हॉरिजॉन्टल कर्व्स में जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता है वो अलोंग द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बढ़ता है, और जो सुपर एलिवेशन होता है इंक्रीजेज रेट विद 0 एट द स्टार्टेड। दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बहुत सिंपल बात लिखी हुई है। और आपका हॉरिजॉन्टल कर्व सुपर एलिवेशन ये हाईवे से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन।
26 नंबर क्वेश्चन में परमिलिटी ऑफ सॉइल कंटिन्यूज टू डिक्रीज विद इंक्रीज इन ड्राई डेंसिटी ऑफ कंपैक्टेड सॉइल, बिल्कुल सही है। कैसे सही है, ध्यान से सुनना, ड्राई डेंसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है, सॉइल अपने आप में कॉम्पैक्टेड है, ड्राई डेंसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है। प्रैक्टिकल सोचिए, कॉम्पैक्टेड सॉइल की ड्राई डेंसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो गया है, बीच के वाइड्स भी खत्म हो रहे हैं। अब परमिबिलिटी का क्या मतलब होगा, परमिबिलिटी का मतलब है कि अगर पानी डालें तो पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक चलता चला जाए, वाइड्स को लेकर नीचे जड़ तक पहुंच जाए, ये परमिबिलिटी है। पानी डाला और वहीं रुक गया, ये नॉन परमिबिलिटी की स्थिति हो गई। परमेबल का मतलब तो यही हुआ। और अगर ये ड्राई डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा तो वाइड्स मिलेंगे नहीं, तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की जो गुणवत्ता है, जो स्थिति है, वो कमजोर होगी, और कमजोर होगी तो टू डिक्रीज होगा, तो परमिबिलिटी इस तरीके से डिक्रीज करेगी। ये बहुत फंडामेंटल बात होती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये आप कैसे कहते हैं, ये तो लॉजिकल है। लॉजिकल का मतलब प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग में समझ आने वाली बात, जिसका सिविल इंजीनियरिंग तो छोड़ो, व्यवहारिक तौर पर अगर किसी अनपढ़ को भी समझा दोगे तो समझ में आ जाएगी बात, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का कुछ हिस्सा नहीं, बहुत सारा हिस्सा ऐसा व्यवहारिक होता है। एनवायरमेंटल में ऐसी बहुत सारी चीज होती है। अब सीवेज है, सीवेज अगर सीवेज से अगर पानी निकल जाएगा तो सीवेज क्लॉटिंग होगी कि नहीं होगी, सीवेज और डाइल्यूट हो जाएगा, तो बहुत बेसिक बात है, पानी निकल जाएगा तो और डाइल्यूट कैसे हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा सिविल इंजीनियरिंग नहीं है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बात है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा लिखा है सॉइल एंड वाटर आर कंप्रेसिबल इन नेचर। अगर इन नेचर ना लिखा होता तो एक बार चल भी जाता, इन नेचर लिख दिया तो वाटर तो आपका कंप्रेसिबल है ही नहीं इन नेचर। सॉइल पे ठीक है, अगर आप प्रेशर वगैरह लगाओगे तो कंप्रेस कर जाएगी, लेकिन वाटर पे आप प्रेशर वगैरह लगाओगे तो वाटर कंप्रेस थोड़ी ना कर जाएगा। तो वाटर इनकंप्रेसिबल है टेक्निकली इन नेचर, बाकी सिचुएशन बेस्ड होता है, तो ये टोटली करेक्ट नहीं है और रीजन भी नहीं है, तो रीजन आर फॉल्स हो जाएगा, ए इज ट्रू हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है बहुत सिंपल, बहुत लॉजिकल है। क्वेश्चन में पी और क्यू दो स्टेटमेंट हैं। पी स्टेटमेंट जो है वो ऊपर दी गई टेबल को रिलेट करके है, और क्यू स्टेटमेंट भी ऊपर दी गई टेबल को रिलेट करके है। अब देखिए टेबल क्या है और इसको समझिए। टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल स्टार्ट हुई है, 0 टाइम है, फिर 15 मिनट पे है, फिर 30 मिनट पे, 90 मिनट तक, 1.5 घंटे तक की रेनफॉल का वर्णन है। क्यूमुलेटिव रेनफॉल जो होती है वो पहले वाले डाटा को जो 0 टाइम पे है उससे तो कोई मतलब नहीं है, दूसरे वाले डाटा से भी उतना बड़ा मतलब नहीं है, तीसरे वाले डाटा से मैटर करने लगता है। इसका मतलब है कि हम जैसे जैसे टाइम इंटरवल के साथ बढ़ते हैं हम टोटल रेनफॉल को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यह है क्यूमुलेटिव रेनफॉल का मतलब कि अगर जैसे 30 मिनट में हम 15 mm रेनफॉल अकर कर चुकी है टोटल, लेकिन अगर पूछें 15 से 30 के बीच कितनी अकर की है तो 15 में 6 घटा दीजिए, सिर्फ 9 mm। ऐसे ही 30 से 45 के बीच कोई बारिश हुई नहीं, रुक गई है। 45 से 60 के बीच फिर से 15 mm, 60 से 75 के बीच फिर से 15 mm, और 75 से 90 के बीच फिर से 10 mm ये बारिश हुई है। तो इसके नीचे एक अलग जो है आपको लाइन खींचनी पड़ेगी। अगर सब्जेक्टिव सोल्यूशन इसका बनाने की बात की जाए कि मुझे प्रॉपर वे में इसको समझना है इस क्वेश्चन को, ये मुझे कठिन लग रहा है, मेरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, ऐसी तमाम बातें हो सकती हैं। तो यहाँ पे 2 लाइनें बनेंगी, एक तो रेनफॉल आपका होगा, एक में आपका रेनफॉल आएगा। अब उसने जो पी और क्यू स्टेटमेंट दिए उसने रेनफॉल की बात नहीं की है, उसने कहा है जो रेनफॉल इंटेंसिटी है टाइम इंटरवल 0 to 50 वो मोर देन है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 60 to 75। जो आपको नहीं दिख रहा है वो मैं बोल दे रहा हूं, उसको सुन लीजिए। 0 से 15 इस टाइम इंटरवल में जो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है, नॉट द रेनफॉल, रेनफॉल 0 से 15 में कितनी है, 6 mm, साफ साफ दिख रहा है। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल जैसे ही बोले तो 6 mm बटे टाइम, कितना टाइम लगा, 15 मिनट, तो 15 मिनट का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, 0.4 mm पर मिनट। ये क्या हुई, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल किस टाइम इंटरवल में, 0 से 15 में। उसने क्या कहा है कि इसकी वैल्यू किससे ज्यादा है, 60 से 75 से ज्यादा है। 60 से 75 में कितना है, 30 से 35, तो रेनफॉल इफेक्टिव कितनी आई, 30 से 35 हो रहा है, तो रेनफॉल कितनी आई, 5 mm। अगर 5 mm रेनफॉल आई जो कि यहाँ 6 mm आ रही थी, और टाइम कितना है, 15 ही है, तो 15 चौको 60, 4 तो जा भी नहीं रहा, 15 3 45, 15 0.33 mm, यानी कि कम है। कौन सी, 60 से 75, तो ज्यादा कौन सी हुई, ऊपर वाली, और वो लिखा क्या है, ज्यादा ही है, यानी कि स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। और कुछ लोग क्यूमुलेटिव रेनफॉल को ही देखे, अगर उससे बाई डिफॉल्ट सही भी हो जाता है तो वो टेक्निकली सही नहीं माना जाएगा। हम थॉट प्रोसेस पे आप सही हों उस हिसाब से सही निकले, ये नहीं कि क्यूमुलेटिव रेनफॉल में वैल्यू अगर मान लो वहां बीच में डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा होता है टाइम का तो आपका लॉजिकल गलत हो जाता। तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज डजंट मीन
कि रेनफॉल अपॉन टाइम, पहला सही है। दूसरा क्या कह रहा है, कोई रेनफॉल नहीं हो रही है, टाइम इंटरवल 30 से 45 में, सही बात है, 15 से 15 टिके हैं तो नेट में इफेक्टिव रेनफॉल कुछ है ही नहीं, नो रेनफॉल। और रेनफॉल इंटेंसिटी निकालेंगे तो वो भी जीरो मानी जाएगी, क्यों, क्योंकि रेनफॉल इफेक्टिव मिली नहीं, तो बटे टाइम में कुछ भी लगा दो, जीरो में किसी भी संख्या का भाग दो, तो कौन सा सही है, पी ओनली सही है, ये पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिखने में बहुत भयानक है कुछ भी नहीं। एक आपके सामने ओवरहैंग बीम बनी है, ए और बी यहाँ पे वैल्यू है, उन्होंने कहा बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो साइन कन्वेंशन इग्नोर कर दो। तो ये जो आपके सामने फिगर बना है उसमें यूडीएल लगा हुआ है, तो इतनी और इतनी डायरेक्शन के ओवरहैंग सेक्शन है, इसके बेंडिंग मोमेंट निकाल के जोड़ दो। कैसे निकालोगे, 9 किलो न्यूटन है, लेंथ कितनी है 1.5, तो एक्ट करेगा बिल्कुल मिडल में एक्ट करेगा, तो डिस्टेंस आधी यूज की जाएगी, तो 1.5/2। और इसी तरीके से इसका निकालोगे तो 3 इंटू कितना है 1.5 इंटू 1.5/2, दोनों को जोड़ कर दो 13.5 आ जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्लोज्ड कंपास ट्रैवर्स से बीयरिंग्स दी गई हैं, हो सकता है स्क्रीन पे स्पष्ट ना आ रहा हो, फिर भी दिखा देते हैं। 4 बीयरिंग और बैक बीयरिंग दी गई है, और क्वेश्चन ने पूछा है करेक्टेड 4 बीयरिंग निकालो। इसमें आपको अलग अलग दोनों की अलग अलग बैक बीयरिंग इसके करस्पॉन्डिंग निकालनी पड़ेंगी, दोनों में जो बेसिक डिफरेंस आ रहा है वो निकालना पड़ेगा, फिर करेक्ट करना पड़ेगा। ये 2 पेज का सोल्यूशन होता है अगर समझने के एस्पेक्ट में देखो। टायर 2 जो कन्वेंशनल टाइप का होता था उसमें ऐसे 5 से 6 7 क्वेश्चन होंगे, उनको आप देख लेना, इजिली आप लगा ले जाएंगे। और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, दूसरे अन्य क्वेश्चन में सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करने की प्रैक्टिस आपको देनी चाहिए। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जो कन्वेंशनल पेपर हुआ है उसको जितना अच्छे से आप देखेंगे वो बिल्कुल इसके लिए थ्योरी का काम करेगा, इसके लिए अननेसेसरी थ्योरी मत देखिएगा, बहुत ज्यादा बुक्स पलटने का टाइम आपको मिल नहीं पाएगा, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ओवरलोड टाइम मत दीजिएगा, एक पर्टिकुलर वो टाइम टेबल बना के काम करिएगा। तो ये क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद अदर जो आपके 71 क्वेश्चन है उनमें से 10 से 11 क्वेश्चन अभी और थोड़ा सा, ये अगर टफर जोन है तो वो लोअर टफर जोन के हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। होपफुली वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।